हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। सो वी आर स्टडिंग अबाउट रूलर्स एंड द बिल्डिंग्स दे मेड, what kind of technology they use, what are the materials they use in their buildings. We have studied about that. Now we'll study about the topic that is why were temples targeted. हमने देखा कि जो हिंदू रूलर्स थे वो टेम्पल्स बनाते थे और टेम्पल्स की कुछ इस तरीके से बनाते थे कि वो उनके प्रोस्पेरिटी, वो उनके ताकत को दिखाता था। ठीक है, वो उनकी प्रोस्पेरिटी मीन्स उनके वेल्थ के को रिप्रेजेंट करता था कि जितना बड़ा टेम्पल उतना ताकतवर राजा, उतना धनी मनी राजा, उतना रिच किंग, जितनी बड़ी उसकी शिखर उतना पावरफुल राजा। तो ये किसी ना किसी तरीके से जो इंडिया के जो रूलर्स थे उनको टेम्पल जो वो बनाते थे वो एक तरीके से इंडिकेट करता था कि वो राजा कितना ताकतवर है, कितना वेल्दी है। तो जैसे ही हमारे अगर आप देखोगे इस्लामिक अटैक होते हैं इंडिया में, जैसे कि गजनी अटैक करता है, तो आप देखोगे मैंने आपको बताया था कि वो सबसे पहले इंडिया के मंदिरों पे ही अटैक करता है। मंदिरों पे अटैक करने का क्या रीज़न था? रीज़न ये था कि राजा चूँकि इतना बड़ा बड़ा मंदिर बनाते हैं, सब वहाँ पे वेल्थ भी रखते हैं, सोने की मूर्तियाँ, मतलब बहुत खजाना रहता है वहाँ पे। वो उनके कहीं ना कहीं किसका इंडिकेशन है? वो उनके प्रेस्टीज का, वो उनके पावर और वेल्थ का इंडिकेशन है। तो जो भी रूलर या फिर जो भी आक्रांता, इन्वेडर भारत में अटैक करता है वो मंदिरों पे अटैक करता है। राजा को हराने के बाद से उनके मंदिरों को तोड़ देता है, उनके मंदिरों को लूट लेता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महमूद गजनी। वो 1025 में सोमनाथ के मंदिर पे अटैक करता है, ठीक है, और अटैक करने के बाद से उसको एक तरीके से अपवित्र करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपवित्र करता है और जितनी भी धन होती है उसको वहाँ से लेके चला जाता है। इन द सेम वे अगर आप ये वाला रीजन देखोगे, ये तो आता है कहाँ से? गजनी तो आता है इधर से, ठीक है, गजनी आता है इधर से। तो इधर से कौन आए? मुस्लिम्स आए। इधर से तो आ नहीं सकते हैं, इधर से आए मुस्लिम। लेकिन यहाँ पे एक शासक है जिसका नाम है राजेंद्र या राजा, ठीक है। ये चोला वंश का शासक है, ठीक है। कौन से वंश का शासक है? चोल वंश का शासक है। जैसा ये काम करता है, मंदिरों को लूटता है, वैसे ही ये जो शासक है ये कहाँ कहाँ पहुँचता है? ये पहुँचता है उड़ीसा, कलिंगा को लूटता है। किसको लूटता है? कलिंगा पे वॉर करता है और कलिंग की जो मूर्ति होती है वहाँ से भैरव और भैरवी, मतलब शिव और पार्वती की मूर्ति को लूट के लेके आता है, ठीक है। फिर ये जाता है पाल शासक, बंगाल में रहते हैं, पाल शासक से काली की मूर्ति लेके आता है, उसको पहले हराता है और वहाँ से उनके मंदिरों को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद से काली की मूर्ति लेके आता है। फिर ये पहुँचता है चालुक्यों के पास से, चालुक्य वंश के शासकों के पास से, और यहाँ से एक गणेश जी की मूर्ति लेके आता है। गणेश जी की मूर्ति लेके आता है। इसका मतलब क्या है? ये एक पावरफुल राजा है और ये दिखाना चाहता है कि तुम लोग मुझसे कम पावरफुल हो, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रेस्टीज को डेमोलिश कर दिया और जितनी भी तुम्हारी डेइटीज थी, आइडल्स थी, उनको मैं लेके आया। और लेके आके क्या किया इसने? एक शिव जी का मंदिर बनाया, शिव का मंदिर बनाया, और उस शिव के मंदिर में शिव जी की मूर्ति तो रखी ही, बाकी ये जितनी भी लूटी हुई मूर्तिज थी, मतलब आइडल्स थे, उनको भी वहाँ पे प्लेस कर दिया। तो हमको देखने को मिलता है कि भारत में 18th और 19th सेंचुरी के समय, 88 और 9th सेंचुरी के दौरान दो रूलर का केस आप देखो, एक राजेंद्र और दूसरा गजनी। तो गजनी आता है और सोमनाथ मंदिर को लूटता है, तोड़ता है और लेके वापस चला जाता है अपवित्र करके। ये भी इन द सेम वे ये श्रीलंका भी जाता है, ठीक है। श्रीलंका जाके और श्रीलंका के राजा सेन को हराता है और वहाँ से बुद्ध की मूर्ति लाता है, वहाँ से बुद्ध की सोने की मूर्ति लेके आता है और अपने मंदिर में रख लेता है, ठीक है, अपने मंदिर में रख लेता है। मतलब अपने आप को ताकतवर दिखाता है कि मेरे मंदिरों में देखो कितनी मूर्तियां हैं, मेरा मंदिर कितना भव्य है, और बाकी लोगों को नीचा दिखाने का काम करता है। तो मंदिरों का तोड़ना धर्म से लेना देना नहीं था। किसके लिए? हिंदू शासक के लिए। हिंदू शासक के लिए मंदिरों को तोड़ना किसी के धर्म की अवहेलना करना नहीं था। बट
ऑन द अदर हैंड जो गजनी आता है वो क्या करता है, वो मंदिरों को लूटता है। वो 1008 में भी आके मंदिर को लूटा, मथुरा के मंदिर को, फिर 1012 में भी वो कन्नौज के मंदिर को लूटता है, फिर 1025 में वो सिटी बैंक को लूट लेता है, मतलब सोमनाथ को लूटता है। इस दौरान ये क्या बोलता है कि आई एम द हीरो ऑफ इस्लाम। इसने कहीं पे भी धर्म का यूज नहीं किया, लेकिन ये क्या बोलता है कि मैं इस्लाम का हीरो हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसने धर्म को इंक्लूड किया। गॉट इट। तो ये दोनों चीज़ें थी। आपको सवाल पूछी जाएंगे कि दोनों में क्या अंतर थी, राज राजेंद्र में क्या, राज राजेंद्र के मंदिर लूटने और तोड़ने में क्या अंतर थी, और इसके मंदिर लूटने और तोड़ने में क्या अंतर थी। ये अपने आप को इस्लाम का हीरो कहता था और ये अपने आप को पावरफुल दिखाता था कि मैंने सबको हराया है, दैट्स व्हाई आई हैव डेमोलिश्ड द टेम्पल्स ऑफ दीज रूलर्स। ओके, तो ये डिफरेंस है और ये इसी के बारे में हमें पढ़ना था। वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड, वो इसीलिए टारगेट किए जाते थे। जब भी कोई राजा किसी राजा को हराता था तो वो उसके वर्शिप के प्लेस को तोड़ देता था और वहाँ से जो भी मूर्तियाँ होती थी, जो भी वेल्दी आइडल्स होते थे, उनको अपने पास लेके वो लोग आते थे अपने मंदिरों में रखने के लिए। ये एक केस था। गॉट इट। आप इसमें से समझ सकते हो। ओके, तो मंदिरों को क्यों अटैक किया जाता था समझ में आया होगा आप लोगों को। जस्ट टू इंश्योर दैट आई एम द मोस्ट पावरफुल। ओके, पावर को दिखाने के लिए। लेकिन वहाँ पे एक दूसरा केस है, जब मोहम्मद गजनी आता है तो वो धर्म का यूज करता है कि मैं इस्लाम का हीरो हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है। हाँ, ये श्रीलंका वाला जो इसमें पूरा डिटेल में दिया है कि वो किस राजा को हराया, तो सेना फर्स्ट को हराया था उन्होंने। तो ये सब आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये स्टैटिक्स है, इसको आप लोग लिख सकते हो। बाद में सेना 2 भी जाता है बदला लेने के लिए, चढ़ाई करता है लेकिन अपनी मूर्तियों को हासिल नहीं कर पाता है। गॉट इट। इस घटना के बारे में कौन जिक्र करता है, तो वहाँ के जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं उन्होंने इस घटना के बारे में बताया, जिनका नाम क्या था, धम्मा कित्ती। याद रखना, ऐसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। गॉट इट। सो और ये इसमें ये लिखी हुई है कि कौन कौन सी मूर्तियाँ लेके आई, किसके द्वारा लाई गई। तो चालुक्य, ये जो चोला किंग थे राज राजेंद्र, उनके द्वारा कौन कौन सी मूर्ति लाई, इसको आप लोग बुलेट पॉइंट में लिख लेना, ठीक है, याद रहने के लिए। वैसे मैंने बता दिया आपको। फिर सुल्तान गजनी के बारे में लिखा हुआ है कि सुल्तान गजनी ने, जो कि इसी दौर में कंटेम्प्ररी था, सुल्तान गजनी जो था वो कंटेम्प्ररी था राज राजेंद्र के, ठीक है। गॉट इट। तो इन दोनों के अटैक में क्या अंतर था, दोनों किस पर्पस से मंदिर तोड़ते थे, मंदिर लूटते थे, ये पर्पस आप लोग को बताना है। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कर लेना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है गार्डन, टॉम्स एंड फोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक है गार्डन्स, टॉम्स एंड फोर्ट। तो राजा जो बनाते थे, राजा मीन्स रूलर्स जो हैं, वो ये सब अपने यूज के लिए बनाते थे। कौन, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, दीज आर नाउ कॉल्ड एज मॉन्यूमेंट्स। उस समय मॉन्यूमेंट नहीं थे, मॉन्यूमेंट्स आज हम इन्हें बोलते हैं। ये अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। फोर्ट में कौन, फोर्ट क्या है, फोर्ट एक तरीके से किला है जो राजा के पैलेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ऊंची ऊंची दीवारें। टॉम्स क्या है, ये मकबरा, ठीक है। जैसे कि अकबर का बाप मर गया, हुमायूं, तो अकबर ने क्या किया, उसका एक मकबरा बना दिया दिल्ली में, जिसको बोलते हैं हुमायूं टॉम। तो इसके आर्किटेक्चर के बारे में हमें पढ़ना है कि हुमायूं टॉम बनाया गया तो उसकी क्या खास बात थी। तो हम ये जानेंगे कि हुमायूं टॉम अकबर ने बनवाया, कब बनवाया, तो 1671 के आसपास बनवाया, और क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की। तो उसमें पहली बार आपको गुम्बद दिखता है, गुम्बद मतलब डोम हिंदी में, इंग्लिश बोलते हैं। फिर उसमें दिखता है आपको 4 बाग समझते हो। 4 बाग का मतलब एक ऐसा गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन जिसमें वाटर ड्रेनेज की सुविधा प्रोवाइड की गई हो, और वो एक दूसरे को क्या करे, 90 डिग्री के एंगल पे काटता हो, ठीक है।
इसको बोला जाता है चार बाग। देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये चार बाग मतलब इसमें वाटर फ्लो करता था, ये वाटर कैनल है, ठीक है। ये क्या है, वाटर कैनाल है और इसमें वाटर फ्लो करता है और ये चार तरीकों से काटता है, मतलब हर एक को क्या करता है 90 डिग्री पे कट करते हैं ये। तो ये चार बाग देखने को मिलता है, डोम देखने को मिलता है। फिर ये तो आर्किटेक्चर हो गया। फिर कॉर्बेल देखने को मिलता है। कॉर्बेल का मतलब इस तरीके का गेटवे और लाइक दिस। मैंने आपको बना के उस दिन दिखाया था, आज भी बना देता हूँ। ओहो, चलो यहाँ पे देखते हैं। हाँ ऐसे लाइक दिस, ओके। इस तरीके का कॉर्बेल यूज किया जाता था, फिर आर्क भी यूज किया जाता था लाइक दिस। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो आप देखोगे गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स, ये एक्चुअली किसके द्वारा सबसे ज़्यादा बनवाए गए? तो जो भी मुस्लिम रूलर्स थे उनके द्वारा। जैसे कि मुगल्स आए तो मुगल को भारतीय वास्तुकला का एक तरीके से सिरमौर कहा जाता है। मुगल्स इंडियन आर्किटेक्चर के पायनियर जो है वो मुगल्स हैं। बाबर ने चार बाग स्टार्ट किया, लेकिन अकबर के ज़माने में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर अकबर ने बहुत सारे फोर्ट बनवाए, जैसे कि आगरा का फोर्ट, ओके, फतेहपुर सीकरी, ये सब चीज़ें बनवाई अकबर ने। फिर शाहजहां ने भारतीय आर्किटेक्चर को, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को सबसे पीक पे ले गया, ठीक है। वो लाल किला बनवाता है, ठीक है। आगरा का ताजमहल बनवाता है, जो कि आज पूरी दुनिया में फेमस है। लाल किला जो कि जिससे आज हम झंडा फहराते हैं। तो ये एक तरीके से अपने आप में क्या थे, बहुत बड़े उस समय के आर्किटेक्चरल अमेज थे, ठीक है। आर्किटेक्चरल ब्यूटी थे, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो टॉम्ब्स, फोर्ट और गार्डन्स, इसको अपने आर्किटेक्चर में इंक्लूड किया किसने? तो मुगल शासकों ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अंडर मुगल आर्किटेक्चर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। मुगल के दौरान जब मुगल आए तो आर्किटेक्चर और भी कॉम्प्लेक्स हो गया। क्या हो गया? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर द पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। In his autobiography, Babur described his interest in planning and laying out formal gardens. Okay, तो बाबर जो है वो गार्डन्स के लिए वो फेमस है। उसने गार्डन्स बनवाए, ग्रीनरी उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो अपने जो भी उसका महल था, जो भी उसका पैलेस था, उसके चारों तरफ उसने गार्डन्स बनवाई, ठीक है। तो गार्डन भी आर्किटेक्चर में इंक्लूड हो गया। उसके बाद से अकबर आता है, वो अकबर आके चार बाग बनवाता है। चार बाग का मतलब वाटर बॉडी है, और वाटर बॉडी जो है वो एक गार्डन में बह रही है और वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती है, ठीक है। इस तरीके से चार बाग आप देख सकते हो। और नेक्स्ट है जो शाहजहां है, हाँ, तो ये चार बाग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। कुछ खूबसूरत चार बाग जो हैं वो आपको कश्मीर में देखने को मिलेंगे, जिसको जहांगीर ने और शाहजहां ने बनवाया है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? कश्मीर के कुछ चार बाग के नाम लिखोगे। दो तीन चार बाग जो हैं कश्मीर में, जो अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने बनवाए थे, उनका नाम लिखोगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, तो ये हो गया चार बाग, समझ गए। बाबर ने गार्डन ऐड किया आर्किटेक्चर में, चार बाग बनवाए गए। फिर से और क्या किया गया? कुछ मटेरियलिस्टिक चेंज आए। मटेरियलिस्टिक चेंज का मतलब क्या हुआ? लाइमस्टोन का यूज होने लगा, संगमरमर का इस्तेमाल होने लगा। संगमरमर, जैसे आप हुमायूं टॉम्ब देखोगे तो उसमें जो वॉल्स बनी हुई है वो रेड स्टोन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? रेड स्टोन की, ठीक है। और उसके चारों तरफ एक छोटा सा पट्टा दिया हुआ है इस तरीके का। ये पट्टा जो है ये मार्बल का है,
मार्बल का है, ठीक है, मार्बल कह लो, संगमरमर कह लो या फिर ग्रेनाइट कह लो। तो ग्रेनाइट का यूज किया गया, ग्रेनाइट, मार्बल और रेड स्टोन, इन सब का इस्तेमाल किया गया क्या करने में, लाइम स्टोन का भी यूज किया गया, लाइम स्टोन। तो आप देख सकते हो कि कैसे इवॉल्व हो रहा है हमारा आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर। पहले हम मोनोलिथ करते थे, मतलब एक रॉक को काट के हम चीज़ों को बनाते थे एक ही रॉक से, फिर हमने इन मटेरियल्स का यूज करके क्या किया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट किया। ताजमहल एंड आगरा का ये रेड फोर्ट वर द वन ऑफ दोज, ओके। फिर आपको देखने को मिलता है, हाँ, ऑल ऑफ दिस। सो आप जाके देखोगे अगर आगरा के ताजमहल में, तो ये सब चीज़ें, ये झलकियाँ आपको दिखेंगी, ठीक है। तो मुगल आर्किटेक्चर के बारे में आपको मेन पॉइंट्स हमको लिख के भेजने हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।